नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। नैनीताल हाईकोर्ट ने कल बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब अखबारों ने वहां पर इस तरह रिपोर्टिंग की थी कि वहां पर खेतों में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं खड़िया खनन के चलते, और जो हमारे स्रोत हैं उनको भारी नुकसान पहुंच रहा है, आसपास के हैबिटेशन को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे, जिनकी रिपोर्ट अब हाईकोर्ट के पास पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट ने एमिकस क्यूरी जिनको अपॉइंट किया था, एडवोकेट दुष्यंत मैनाली जी, जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, हमने आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे उन्हें आमंत्रित किया है। जाहिर हम बेहतर तरह से समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, और अगर हम माइनिंग कर भी रहे हैं तो वो किस कीमत पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माइनिंग के चलते हम आने वाले भविष्य में किसी बड़े खतरे की जद में आ जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे एडवोकेट दुष्यंत मैनाली साहब से। बहुत धन्यवाद मैनाली साहब, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उसका मुख्य आधार क्या रहा? पिछले कुछ समय से बागेश्वर जिले में जो अनियंत्रित सोपस्टोन का खनन हो रहा है और जिसके कारण पर्यावरणीय दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं, इस संबंध में लगातार समाचार पत्रों में, पोर्टल्स पर, नेशनल और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं। तो कोर्ट ने इस तरह की खबरों का संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेके एक जनहित याचिका के तौर पर उस मामले को दर्ज किया था। उसके बाद कोर्ट ने सारे मामले की गंभीरता को मौके से जांचा जाए, इसके लिए कोर्ट कमीशन की टीम अपॉइंट की थी। कोर्ट कमिश्नर्स ने मौके पे जाके जो अपनी फाइंडिंग्स हैं वो कोर्ट को सौंपी। उस रिपोर्ट पे फोटोग्राफ्स और जितने प्रमाण उसमें दिए गए थे, उसके आधार पे कल कोर्ट ने कंसिडर करते हुए पूरे जिले में सोपस्टोन माइनिंग के जो लाइसेंसेस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। अब एडवोकेट मैनाली, मैं अगर आपको कहूं तो जब 2015 में एमएमडीआर यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, तो उस समय मैं लोकसभा टीवी में ही था, तो मैं उस दौरान बहुत नज़दीकी से जो ये अमेंडमेंट आ रहे थे उसको सुन रहा था। उसको बहुत मेजर रिफॉर्म माना जाता है, और उसके बाद ये राज्य सरकार के माइनर मिनरल में जब घोषित किया गया था। लेकिन उस समय जो नियम कायदे कानून बनाए थे वो तो ये था कि हम अपने लोगों को रोजगार देंगे, छोटे लॉट अलॉट करेंगे ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, और मॉनिटरिंग की बात की गई थी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग की बात की गई थी। तो ये कहां आपको लगता है ये मामले में गड़बड़ कहां हो रही है? देखिए, जितने भी मेजर मिनरल्स हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार और सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और सेंट्रल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी वो लोग रेगुलेट करते हैं, तो वहां देखने में आया, क्योंकि उनकी एक एक्सपर्टीज होती है, साइंटिफिक और रेगुलेटेड तरीके से माइनिंग की जाए और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। पर जहां जहां स्टेट्स के पास ये मैटर है, तो अधिकांश कई स्टेट्स में ये स्थिति है, और उत्तराखंड में खासकर बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर 71% फॉरेस्ट कवर है, सारे मेजर नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर हैं। तो जो माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में जो खनिज आ गए, जिनको उप खनिज हम हिंदी में कहते हैं, तो उन उप खनिजों का नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में होता है। उसको रेगुलेट करने की प्रक्रिया राज्य सरकार अपने विभिन्न नियमों के द्वारा जारी करती है। तो उसमें मॉनिटरिंग के लेवल पे उत्तराखंड में बहुत बड़ा लैप्स है। यहाँ तक कि हर 6 महीने में इन मामलों में क्या होता है, सोपस्टोन माइंस के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देती है स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जिसको कहते हैं राज्य पर्यावरणीय समाघात प्राधिकरण। और उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में कुछ शर्तें होती हैं, जो 30-32 शर्तें होती हैं, उनका पालन उस माइनर को करना होता है ताकि सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग हो सके और वहां पर पर्यावरण के साथ साथ बिजनेस, दोनों चीजों को बैलेंस बनाकर चलाया जा सके। लेकिन हो ये रहा है कि जो माइनिंग की परमिशंस मिली हुई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हर 5-6 महीने में जो कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है 6 महीने में, वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है। माइनर अपनी कंप्लायंस देता है, उसको स्टेट एनवायरनमेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है, माइनिंग डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, और उसके आधार पर रिन्यूअल, कंटिन्यूअस बिजनेस का एनुअल होता रहता है। तो ये जो तो स्टेट यहाँ पर लेवल, समस्या है ये मॉनिटरिंग। जो स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया जिसका आपने जिक्र किया, जी तो ये सिर्फ एक जी कागज का टुकड़ा यानी एनओसी देने के लिए थोड़ना है। बिकॉज अगर ये कहें कि जी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है मॉनिटरिंग करना, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एक्सपर्टीज थोड़ा है माइंस एंड मिनरल्स में, जियोलॉजी में।
भाई वो तो डीएम साहब सर एसडीएम साहब को कहेंगे, एसडीएम साहब जी तहसीलदार को करेंगे, वो सब पटवारी के सर पे दे देंगे। अब कोई पटवारी एक्सपर्ट थोड़ा है, तो क्यों नहीं इन्होंने अपना एक सेल बनाया है जिसमें एक्सपर्ट लोग हों जो रेगुलर इफेक्टिव मॉनिटरिंग करें कि जो बातें उन्होंने कही गई थी उसको लागू किया जा रहा है या नहीं, उन शर्तों को लागू किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए जो उनका कहना है, जो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बताती है कि साहब हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करते हैं, लेकिन वायलेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। अगर वो रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक ऑफिसर है और उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम है जो ये बता सके, तो वो कहते हैं कि जब ये हमें बताएंगे कि वायलेशंस हो रहे हैं माइनिंग्स में, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पर देखने में ये आ रहा है कि स्टेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी भी स्थिति है कि वहां पर भी स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज उनके पास है। वो मॉनिटरिंग या तो कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से जो स्टेट का माइनिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर एक उस जिले के अंदर जिला खान अधिकारी होता है, साइंटिफिक ऑफिसर उनके पास होते हैं, उनके पास एक इंजीनियर भी होते हैं, माइन इंजीनियर भी होते हैं, जो कि इन सब बातों की जांच करके रिपोर्ट दे सकते हैं, वायलेशंस रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट अधिकांश मामलों में सामने रहते हैं, जिन कारण सही स्थितियां रिपोर्ट नहीं होती, वायलेशंस रिपोर्ट नहीं होते। जब कोई याचिका आती है, जब कोई शिकायत होती है, या उचित फोरम तक, एनजीटी तक, हाईकोर्ट तक जब ये मामला पहुंचता है, तभी उन वायलेशंस पे कोई कार्रवाई हो पा रही है, ऐसा देखने में आ रहा है। पर सर जब आप माइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां के लोकल लोगों से भी, खासकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ती है। अब जैसे ये जी सिया है जो असेसमेंट करती है, तो इसका मतलब ये क्या असेसमेंट करती है? आपने उसके आसपास के हैबिटेशन का असिस्टेंट करने की कोशिश की, उसके आसपास के इलाके में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका असेसमेंट करने की कोशिश की। यानी ये जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, आपको लगता है कि इस पे काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप बिल्कुल किसी बिल्कुल। तरह के अभी दबाव में आके बिल्कुल सिर्फ एनओसी मत दीजिए, आप ये देखिए उसका रियल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। जी जी। और उसमें जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को पहले इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान मांगना पड़ता है माइनर से, जो कि वो एक साइंटिफिक बॉडी से, किसी एक्सपर्ट बॉडी से बनवा कर देता है। कई प्राइवेट एडवाइजर्स हैं इसमें जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी रिपोर्ट मान्य होती है, वो लोग देते हैं। तो वो रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाती है, उसमें भविष्य के इम्पैक्ट को एसेस किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये सब परतें अब खुल रही हैं, ये चीजें सामने आ रही हैं कि वो जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान दिए गए थे वो फॉलो ही नहीं हो रहे। कई जगह म्यूल से परमिशन मिली हुई है। मैं गत वर्ष भी हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले में कपकोट में एक वाइन का संज्ञान लिया था एक गांव में, तो हम लोग वहां गए थे, हमने देखा था कि वहां पर जिस लैंड पर उसको लीज ग्रांट हुई थी, लीज होल्डर को, माइन होल्डर को, तो उसने उस जमीन को न खोदकर अन्य ग्रामीण जो हल्द्वानी में, देहरादून में, दिल्ली में रहते हैं, चंद रुपये उनके खाते में डाल के उनकी जमीनों से पहले 100% निकाल लिया। उसके बाद वो जब उसकी अवधि समाप्त होने वाली होती है, तब वो अप्लाई करता है कि साहब मेरी जो ओरिजिनल माइन थी उसमें अभी मटेरियल बचा हुआ है, तो मैं अब उससे माइन की परमिशन चाहता हूँ, और उसको फिर वो एक्सटेंशन मिल जाता है। तो इस तरीके से इसमें फोर्जरी हो रही है एनओसी के नाम पे। उन लोगों की एनओसी ली जा रही है जो मौके पे है ही नहीं। कई बार ये शिकायतें आई हैं कि फोर्स एनओसी सबमिट की गई उन लोगों के ब्याह पे जो प्रवासी हैं, जो वहां रहते नहीं है, उनकी जमीनें हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो दुनिया में कहीं भी रहें, आप एक मिनट में उनसे बात करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। लेकिन लैक्यूना यही है कि जो एनओसी देने का, पब्लिक हियरिंग का जो पैटर्न है, आज भी वो उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा है। वही कागज में दी हुई, लिखी हुई एनओसी सिग्नेचर वाली जमा की जाती है। पब्लिक हियरिंग के नाम पर उस गांव में पब्लिक हियरिंग नहीं होती। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय जो गांव से काफी दूर है, या किसी और कार्यालय में पब्लिक हियरिंग बुलाई जाती है, जहां ग्रामीण अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं। तो पब्लिक हियरिंग्स भी जो है वो नेम सेक के लिए ऐसे एक आई वॉश की तरह करी जा रही है। बट सर आपको क्या लगता है, मतलब आप क्योंकि कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, आप एमिकस क्यूरी हैं, आपको क्या लग रहा है कोर्ट का रुख किस तरह से है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी क्योंकि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट आगे क्या व्यू लेती है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। पर ये जरूर है कि कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, और इससे पहले की पर्यावरणीय क्षति, जो इन्वायरमेंटल लॉस है, वो और ज्यादा हो, इसलिए कोर्ट ने एज एन इंटरिम मेजर तत्काल जो वहां पे ऑपरेशन है माइन के, उन पर रोक लगा दी है। और साथ ही कोर्ट का फोकस इस बात पर भी है कि जो शिकायत हाल में आई है कि वहां कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं अनियंत्रित माइनिंग से, तो उन लोगों को सरकार ने बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से रिहेबिलिटेट करने के लिए एक प्लान लगाया हुआ है कि उन ग्रामीणों को विस्थापित कर दिया जाए, बजाय इसके कि माइंस को नियंत्रित किया जाए।
तो उस पहलू को भी कोर्ट देख रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा है, क्या वो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, क्या उन लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, क्या वहां पर जो क्षति हुई है माइनिंग से उसको रोकने के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकरण में बागेश्वर जिले से एक अन्य मामला भी पेंडिंग है, जिसमें कोर्ट के सामने ये बात आई थी कि जो माइनिंग हो रही है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो पैसा सेस लेता है, जिसको उन क्षेत्रों में बाद में प्रभावित पुनर्वास लोगों के के लिए लिए खर्च होना होता है वो। हाँ खर्च होना होता है, लेकिन बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के रिनोवेशन के लिए, सैलरीज के लिए, नए वाहन खरीदने के लिए उसका यूज हुआ है। ये आरटीआई का डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है। तो मतलब वो जो अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, जिसके तहत एक जी नेशनल ट्रस्ट बनाने की बात हुई थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाने की बात हुई थी, आप कह रहे हैं इसका भी उपयोग उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका सर, उपयोग नहीं हो रहा है। और खासकर बागेश्वर जिले से ही ये शिकायत है, जो कोर्ट के सामने का अन्य मामले में है, कि यहाँ पर जो एसेंशियल खर्चे, जिनको प्राइमरी खर्चे बताया गया है फाउंडेशन गठित करने की जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है, उन पे ना करके सेकेंडरी खर्चों के अलावा भी अन्य तरह के एक्स्ट्रावेगेंसीज में खर्च किया जा रहा है, जहाँ की ऑफिस के रिनोवेशन, फर्नीचर खरीदने के लिए उनका यूज किया जा रहा है। एडवोकेट मैनाली, आपको लगता है यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने कहा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। अगर जो नियम है, कायदे कानून है, उनका पालन नहीं होता तो किसी को तो जवाबदेह बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक समस्या सबसे बड़ी है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये यहाँ पर है। अगर आप किसी से बात करेंगे, पूछेंगे, तो सिया डाल देगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कंधे पर जिम्मेदारी वायलेशन रिपोर्ट करने की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिला प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी डाल देगा। जिला प्रशासन अपनी लैक ऑफ एक्सपर्टीज का ओनर होता है। तो इस तरह से समस्या यह है कि जो जवाबदेही है वो किसी की तय इसमें नहीं की गई है। राज्य सरकार भी इस मामले में अभी तक गंभीर नहीं रही है। उनके द्वारा भी सिर्फ कागजी खानापूर्ति विभागों द्वारा की जा रही है। जो कंप्लायंस रिपोर्ट के नाम पे जो भी माइन ऑपरेटर रिपोर्ट बनवाकर सालाना दे देता है प्राइवेट एक्सपर्ट से, उसको मान लिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है, लास्ट सवाल डॉक्टर एडवोकेट बेनाली, की हमें बहुत सीरियसली डिबेट करनी चाहिए बहुत पॉजिटिव नोट पे, कि हम अगर माइनिंग आगे बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, हमारी मॉनिटरिंग का लेवल क्या होगा, अगर हमारे पास मैन पावर की कमी है वो लाइए, आप ऐसे एक्सपर्ट लेके आइए जो रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करें। मतलब एक सीरियस डिबेट इस राज्य में होनी चाहिए, बिकॉज क्या है, वो सिस्मिक जोन 5 में भी है। भारत बिल्कुल को बिल्कुल, ये दो पहले। तीन चार पांच जी जी सिस्मिक जोन में बांटा गया है, वो सिस्मिक जोन 5 में है। इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है उस जगह को। बिल्कुल, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और गत वर्ष एनजीटी ने भी बागेश्वर की माइनिंग की अनियंत्रण का संज्ञान लिया था, और साथ में ये कहा था कि जो नई माइंस बागेश्वर में जारी हों, तो कम से कम उनको जारी करने से पहले ये देख लिया जाए कि वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या जिले में क्षमता से अधिक माइंस तो नहीं हो गई हैं, क्या वहां पर जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो रिप्लेनिशमेंट का जो एक फॉर्मूला है कि कितना क्षतिपूर्ति हो रही है खनिज की प्रकृति द्वारा, क्या वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हम एक्सेस में माइनिंग, ये सब पहले देखा जाए, उसको कंफर्म किया जाए, उसके बाद नई माइंस इशू की जाए। लेकिन एनजीटी के उस आदेश का कोई पालन राज्य में नहीं हुआ। अभी भी, कल भी, इवन कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कल भी 2 माइंस बागेश्वर में सैंक्शन की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, जबकि एक तरफ हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है। कल हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद कल ही के दिन या परसों 2 माइंस इसमें सैंक्शन की गई हैं। अब एडवोकेट तो बेनाली, ये क्योंकि अकाउंट। क्योंकि आपने देखा कि उद्योग सचिव को वहां पर पेश होने को कहा गया है, माइनिंग डायरेक्टर को वहां पर बुलाया गया है, तो ये लोग भी कह सकते हैं कि साहब देखिए, हमारा एक राज्य है, 71% फॉरेस्ट है, हमारे पास रेवेन्यू के कोई खास रिसोर्सेज नहीं है, ये हमारे ऐसे रिसोर्सेज है जहां से स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, अगर ये भी हम बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा, हम स्टेट कैसे चलाएंगे। सर, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि आपने सोप स्टोन माइन से जो रॉयल्टी आप सोप स्टोन पे चार्ज करते हैं, आपने पिछले 10 वर्षों में कितना इनहांस किया है उसको? आपने उसको इनहांस नहीं किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। बेस्ट क्वालिटी का सोप स्टोन मटेरियल उत्तराखंड में पाया जाता है, ये एक ओपन फैक्ट है कि सुपीरियर क्वालिटी का सोप स्टोन यहाँ है जो फार्मास्यूटिकल में यूज हो रहा है और टेल्कम पाउडर वगैरह के लिए यूज हो रहा है। लेकिन आज भी उसकी रॉयल्टी स्टैग्नेंट है। सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तो उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? क्या राज्य सरकार को हो रहा है कि माइनर्स को हो रहा है? और दूसरी चीज ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे अगर माइंस में फिजिकली जाकर, तो मैक्सिमम नेपाल के लेबरर्स वहां पर हैं,
कट शॉर्ट करने के लिए कॉस्ट को, वहां पर सस्ती दरों पर मजदूर लाए जाते हैं। लोकल लोगों को कहाँ रोजगार मिल पा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है कि कागजों में भले ही आसपास के लोगों की एनओसी लेने के नाम पर उनको बाद में रोजगार देने का वादा माइन ओपन होते समय किया जाता है, लेकिन क्या उनको वास्तव में रोजगार दिया जा रहा है? तो ये बड़ा क्वेश्चन है। न तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं उससे लोकल लोगों के लिए मास लेवल पे, न हम रॉयल्टी उससे अर्न कर पा रहे हैं जिस प्रकार से रॉयल्टी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जिस प्रकार की क्वालिटी है और जितनी डिमांड है सोपस्टोन की। तो एक तरह से ये तो फ्री बी टाइप से है कि बाहर के माइनर्स हैं, आप देखेंगे तो लोकल लोग जरूर उसमें एप्लीकेंट हैं, पर अदर स्टेट्स के लोगों ने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हुआ है जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो राज्य को एक्चुअली ऑन बुक्स कितना फायदा हो रहा है, लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है, तो ये सब पे सीरियस डिबेट होनी चाहिए। अगर हम अपनी पर्यावरणीय क्षति की कॉस्ट पे अपने लोगों को रोजगार में वहां नहीं लगा पा रहे हैं, हम वहां पे से रॉयल्टी अर्न उस लेवल की नहीं कर पा रहे हैं जो कि प्रेजेंट रेट से होनी चाहिए, तो फिर ये इन सब चीजों पे बड़ा सवाल उठता है। एक आखिरी सवाल, क्या 9 तारीख बहुत क्रूशियल कहूंगा मैं इस पूरे मामले के लिए है, क्योंकि उस दिन फैसला आने की उम्मीद है हाई कोर्ट से? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्रूशियल है और मुझे लगता है कि जब सारे तथ्य कोर्ट के सामने होंगे, सरकार का पक्ष भी कोर्ट के सामने होगा। और खासकर जो आप बात आपने अभी कही कि जिम्मेदारी तय करने की बात, तो जिम्मेदार लोग जब कोर्ट के सामने होंगे तो ये सब दोनों पहलुओं को देखते हुए कोर्ट जरूर उनकी जिम्मेदारी भी तय करेगी और संभवतः कोई बड़ा बदलाव इसमें आपको आगे देखने को मिले इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर। तो वो रॉयल्टी और रेवेन्यू का डेटा आपने स्टडी किया है सर? जी, मैंने रॉयल्टी का डेटा पढ़ा है, अभी रेवेन्यू का तो ओवरऑल मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन रॉयल्टी का मैं ये देख रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से रिवर बेड मटेरियल की रॉयल्टी है, गवर्नमेंट उसको इनहांस करते रहती है, लेकिन सोप स्टोन की रॉयल्टी पिछले 5 सालों में स्टैग्नेंट है, उसको इनहांस नहीं किया गया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सोप स्टोन की डिमांड, उत्तराखंड के सोप स्टोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट उसमें एनुअली अभी 170 माइंस मेरे पास जो रिकॉर्ड है वहां पर ऑपरेटिव है, और 2-3 अभी भी हैं, तो कुल मिला के 175 के आसपास वहां माइंस प्रेजेंटली सैंक्शनड है, और जिसमें से अधिकांश ऑपरेट कर रही हैं। तो ये देखने वाली बात है कि जब एक तरफ माइंस बढ़ रही है, पर्यावरण की क्षति ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, रॉयल्टी का रेट ये क्यों नहीं बढ़ रहा? ये अपने आप में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जब आपकी माइनिंग लाइसेंसेस बढ़ चुके हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस लेवल की सप्लाई नहीं है, तो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई में ये माना जाता है कॉस्ट बढ़ जाती है जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, तो वो फ़ायदा राज्य को क्यों नहीं मिल रहा? ये तमाम सवाल 9 तारीख को हाईकोर्ट के सामने आएंगे। और मैंने जैसा कि बताया, एडवोकेट दुष्यंत मैनाली इस पूरे मामले में कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। जाहिर है बहुत कुछ निर्भर करेगा कोर्ट के रुख पर, लेकिन जैसा कि हमने इस डिबेट में कहा, हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इफेक्टिव मॉनिटरिंग का पूरा मामला वहां पर होना चाहिए, और इसकी सारी डिटेल्स पब्लिक में भी होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी मालूम चल सके कि किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, उसकी क्या मॉनिटरिंग हो रही है, उसके क्या डेटाज है। जाहिर है फिर से सवाल वही है, हम माइनिंग तो कर रहे हैं लेकिन किस कीमत पे? बहुत धन्यवाद एडवोकेट दुष्यंत मैनाली, देवभूमि डायलॉग के मंच पर आने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को कोर्ट के रुख पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है कि बागेश्वर का भविष्य, खासकर सॉफ्ट स्टोन माइनिंग में क्या होने जा रहा है।